सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलो चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलो, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आपने अभी अभी धीरे धीरे फिजिक्स को समझने की कोशिश किया ही है कि फिजिक्स ने आपका अब लगाने लगा है ना? तो आपने 9th में थोड़ा बहुत फिजिक्स को समझा, 10th में अब थोड़ा सा और फिजिक्स को समझोगे, 11th 12th में फिजिक्स आपकी बोलना नहीं चाहूंगा, समझ गए होगे, ठीक है? लेकिन इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान होता है फिजिक्स। बस क्या होता है ना गाइस, साइंस में मैथ्स में डिफरेंस यही होता है यार कि साइंस में ना चीजों को पकड़ कर चलना पड़ता है, ठीक है? अपने जो पुराने चीजें, आपने जो भी चीजें पढ़ा है उसको कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। मैथ्स में क्या होता है यार, एक तो बचपन से HCF LCM प्लस माइनस इंटू डिवाइड पढ़ते आ रहे हो, पता नहीं कितने बार पढ़ डाले हर क्लास में, तो वो तो अंदर घुस ही जाता है, ठीक है? और हर चैप्टर में कुछ नया देखने को मिलता है, क्लियर है? तो पुराने से उतना लेना देना नहीं रहेगा। बट फिजिक्स भैया, पुराना फोर्स इज इक्वल टू ma भूले तो आगे ग्रेविटेशन भूले, है ना? तो सबको इंटरकनेक्ट करते हुए आगे चलना है। तो ये जो वीडियो सीरीज है गाइस, वन शॉट वीडियो सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इस वीडियो सीरीज में जो एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम गाइस जो होने वाला है, ठीक है, जो मई में ही है ना भाई, 2021 का जो मई में एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम। तो इसी एग्जाम में जो चीजें आपकी आ रही है, काफी सारी चीजें डिलीट हुई हैं, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग मैं इस एग्जाम को फोकस करते हुए ये इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। कोशिश करूंगा कि कम टाइम में खत्म हो जाए, बट डिपेंड करता है गाइज चैप्टर कितना लेंथी है, क्लियर है? क्योंकि पुराने चैप्टर में तो काफी टाइम लग गया था लाइट एंड रिफ्लेक्शन में। इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में आते हैं, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? सो शुरू करें चिलगोजे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बट चैनल पे नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए। देखो यार, आज तो आने वाला है बहुत मजा। मेरा भी फेवरेट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है? और आपका भी आज से बन जाएगा, ठीक है? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, बहुत आसान चैप्टर है। वन शॉट वीडियो सीरीज रखा हूं। अच्छा, आप लोग जरूर सोच रहे हो कि ये सर ये वन शॉट के बगल में ये क्या लगा देते हो, ये वोडका रम, समझदार हो, ठीक है भैया? गलत शिक्षा मत लो, सही चीज लेना, है ना? सो मजाक बहुत हो गया और आगे चलते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ये एग्जाम स्पेशली जो 2021 का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड हम वीडियो ये मैं बना रहा हूं, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, क्लियर है? और फिर जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया ही था, हम क्या करेंगे, ये चैप्टर खत्म होने के बाद इस चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी 80% से ऊपर है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे पूरी एक वीडियो में। फिर एमसीक्यूज भी जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी 60-70% से ऊपर रहती हैं बोर्ड एग्जाम में, वैसे एमसीक्यूज की भी वीडियो में हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। सो ओवरऑल इस बोर्ड के लिए आपकी फुल हमारी चैनल पे तैयारी होने वाला है। साइंस में पढ़ा ही रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा ही रहा हूँ, बाकी बायो हो गया आपका, फिर सोशल साइंस हो गया, हमारे सर और मैम पढ़ा ही रहे, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम की तैयारी अगर अभी तक लॉकडाउन की वजह से आप लोग नहीं कर पाए हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भैयू, अपन है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, शुरू करने वाले हैं हम लोग सिलेबस से। तो इस साल 2021 का जो सिलेबस आया हुआ है, इफेक्ट ऑफ करंट में से क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, टॉपिक लिख दिया गया है। तो जनरली देखा जाए तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं हटा है। जो मैग्नेट वाला जो चैप्टर है ना नेक्स्ट, उसमें से का मैक्सिमम पार्ट कटी है, ठीक है? बट इसमें से कुछ नहीं कटा है। तो ओवरऑल जो भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सो सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये भैया इलेक्ट्रिसिटी कौन सा बला आ गया, है ना? तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले जान तो लो। आप फिजिक्स को क्या पढ़ते हो? फिजिक्स अगर मैं पूछूं कि भैया बताओ फिजिक्स क्या होता है, तो क्या बोलते हो फिजिक्स को? हाँ, फिजिक्स को ससुरा केमिस्ट्री तो नहीं बोलते हो ना। फिजिक्स को क्या बोलते हो? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ किसका? मोशन, फोर्स, वर्क, यही सब है ना फिजिक्स, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को भी सेम डेफिनेशन से हम डिफाइन करेंगे, ब्रांच ऑफ साइंस विच, या ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी बोल सकते हो, विच डील्स विथ चार्ज, जो चार्ज को डील करता है,
ठीक है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं है यार, ठीक है, ये चार्ज के साथ डीलिंग है, ध्यान देना। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरली दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और आप यहाँ पे देख सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये दोनों को हम देखने वाले हैं। जनरली आपके सिलेबस में जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इस पे फोकस करेंगे। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये आपसे 12th क्लास में इसमें डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ झलक देख रहे हो। 9th 10th क्या होता है गाइस, 11th आने वाले खतरा का ना ट्रेलर देखते हो, जो मूवी आने वाली है उसकी ट्रेलर देखते हो 9th और 10th में, और मूवी तो आती है भैया 11th और 12th में, मजा तो तब आएगा, है ना। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई, स्टैटिक मतलब क्या होता है भाई, जल्दी बताना जरा। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी दो ब्रांच में बटा है, एक स्टैटिक करंट, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक मतलब रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट में रहने वाले चार्जेस, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये देखो भैया ससुरा, कभी कभी आपके साथ हुआ होगा, है ना, धूप में बैठे हो चेयर पे, कोई बैठा है घर में और आप आके बड़ा खुश हो जाते हो, अरे मम्मी मम्मी ये लो, हाथ छुआ, पता चला कि बाल खड़े हो गए, पता नहीं पूरे बाल खड़े हो गए, है ना। सच्ची सच्ची बताना, फील किया है ना, ऐसा लगा है ना, ऐसे झटके, भैया थोड़ा झटके कम लगाया करो, नहीं तो सब खड़े हो जाएंगे। ओके, सो आगे तो स्टैटिक की बात करें, ज्यादातर ये चीजें इंसुलेटर में देखने को मिलता है ना। इंसुलेटर ऐसा नहीं, कंडक्टर में नहीं, कंडक्टर्स में भी देखने को मिलता है। इंसुलेटर यानी लाइक प्लास्टिक, वुड, ये सब। कंडक्टर क्या होता है, मेटल टाइप के, जहां पे करंट फ्लो होते हैं, अब डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे ज्यादातर आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के मतलब चार्ज जो होगा वो रेस्ट में रहना, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो आप देख सकते हो कुछ एग्जांपल, आप बचपन में एक गेम जरूर खेले होंगे, स्केल लेते होंगे, बाल पे खूब रब करते होंगे, फिर पेपर्स उठाते होंगे, पता नहीं क्या मजा मिलता है यार उसमें, और उसको साइंस वालों ने सीरियस ले लिया और लगा दिया, बुक में छापने लग गए, है ना। तो जब रब करके फिर पेपर्स के टुकड़े जब छोटे छोटे उठने लगते हैं, है ना, तो क्या होता है, जब आप रब करते हो ना, तो जितने भी चार्ज हैं यहाँ पे एक जगह पर रेस्ट में इकट्ठा हो जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं। फिर आप किसी दूसरे चार्ज के पास लेते हो तो अट्रैक्ट करता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट, माइनस माइनस रेपल, है ना, लाइक दैट। इस अब फिर कहोगे सर कंडक्टर में क्यों नहीं, अब आप स्टील का वो ले लो स्केल और उसको रब करो, तो स्टील क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो आप हाथ से पकड़े हो ना, जैसे आप रब करोगे आपके हाथ की वजह से पूरी बॉडी में इतनी सी करंट तो रगड़ने से जनरेट होती है, और वो भी इतने बड़े शरीर में डिस्ट्रीब्यूट, खत्म, नहीं उठेगा पेपर, है ना। तो लाइक दैट। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर इंसुलेटर में आपको देखने को मिलता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी गाइज, हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम बहुत चीज डिस्कस करेंगे। क्या बहुत चीजें डिस्कस करेंगे, आगे करते हैं ना यार, पूरा चैप्टर तो इसी चीज पे है, तो आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अब सेकंड है गाइज हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। समझ लो भैया क्या होता है, बहुत बच्चों को नहीं पता कंडक्टर और इंसुलेटर, तो आज पता चल जाएगा। कंडक्टर क्या होता है गाइज, एनी मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी करेंट टू पास थ्रू इट, ठीक है। ऐसे मटेरियल जो परमिशन देते हैं कि आओ भैया हमारे अंदर घुसो और नीचे से निकल जाओ। अब गलत मत लेना, मतलब इंसान गलत लैंग्वेज में मत लेना। ऐसे मटेरियल जो कहते हैं कि परमिशन आपको देते हैं कि आप आइए, आगे से घुसिए और पीछे से निकल जाइए, ठीक है, लाइक दैट टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, और कोई भी टाइप के मेटल हो गए, ये सारे के सारे कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स में ना क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो कि क्या, जब उनको आप फिर कोई धक्का लगाते हो तो वो क्या होते हैं, मूव करते हैं। अगर आप फ्री हो तो मम्मी पापा घर में आप फ्री बैठे हो तो क्या आकर धक्का लगाते हैं ना, ये पढ़, ये मोबाइल चला, नहीं ये बोल दिए तो खुशी मिल जाएगा, ये पढ़ जल्दी पढ़, लात मारते भगाते हैं इस कमरे से उस कमरे। फ्री हो तो अरे पढ़ते हुए दिखोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। तो पढ़ता हुआ इंसुलेटर है, और फ्री में लफंगा जैसे घूमता हुआ बंदा क्या है, वायर में, मेटल में रहने वाला चार्ज है, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है, एनी मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक टू पास, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, वुड हो गया, क्लॉथ्स हो गए, ये सब हमारा इंसुलेटर। अब हम डिस्कस कर ही लिए हैं कंडक्टर और इंसुलेटर, तो इसमें से एक क्वेश्चन गाइस मैं काफी बार देखा हूं बनते हुए कि क्यों कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है,
ठीक है। और क्यों इंसुलेटर में नहीं होती है, इसका रीजन मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, समझदार को इशारा काफी है। वैसे ये वन शॉट वीडियो है, ज्यादा डीप में तो मैं बात नहीं करूंगा, बट हाँ बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा। और लास्ट का जो पार्ट है ना न्यूमेरिकल वाला, वैसे भी तो किसी को पसंद नहीं होता है, अपन थोड़ा स्पीड से इसको एक्सटेंड करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर का। सो देखो गाइस, जनरली क्या होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर और इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो आप देखो जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स के आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखोगे, याद है ना भैया 9th में पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, बीच में ऐसा कुछ होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। तो मेटल के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो देखोगे बड़े बड़े होते हैं। मेटल के एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो शेप बोलते हैं, मतलब उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो सेल होते हैं, वो लंबे बड़े बड़े होते हैं, लाइक K, L, M, N तक चले जाते हैं मेटल्स के। वही अगर आप नॉन मेटल के देखोगे, नॉन मेटल को देखोगे तो उसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे, मतलब ज़्यादा फैलते नहीं है, इतने में ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है, इतने में ही खत्म हो जाते हैं। अब देखो तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है और रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। क्यों? क्योंकि देखो ये अगर हम एग्जाम्पल लिए, ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है और ये आसपास प्लैनेट्स हैं, तो ये प्लैनेट्स सन को रोटेट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज सन क्या कर रहा है, अंदर की ओर एक सेंटीपिटल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स उसके अंदर कंट्रोल में रोटेट कर रहे हैं, है ना। तो ये सन है। अब भैया, अब जो सबसे दूर प्लैनेट है उस पर कम फोर्स एक्ट होगा अंदर की ओर। अब हर से देखो अंदर की ओर, यहाँ से भी इसके अंदर की ओर लग रहा होगा। अब ये दूर है तो जाहिर सी बात है, दूर है तो इस पे जो सेंटीपिटल फोर्स लग रहा होगा सन की वजह से कम लग रहा होगा। और दूर होने की वजह से क्या होता है, कभी कभी ये उचक के बाहर आ जाते हैं, मतलब फ्री रहते हैं। इनको हल्का सा भी कहीं से लात मारो, फोर्स लगाओ तो ये उन्हीं के साथ चले जाते हैं, है ना। और बाकी अंदर वाले जो रहते हैं वो तो स्ट्रांगली, क्योंकि ज़्यादा फोर्स हैं तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहते हैं सेंटर से, तो इनको आप कितना भी लात मारो ये गलत संगति में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि भैया इनको सही शिक्षा मिली है ना। बट ये दूर रहने की वजह से मार तो कोई आके गलत सिखा दो तो उसी राह पे चल देते हैं। तो मेटल में आपको इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। बट नॉन मेटल देखो, नॉन मेटल छोटा है, तो छोटा है तो सेंटर के पास है, सेंटर के पास है तो भैया उसकी संगति तो खराब हो ही नहीं सकती कितना भी लात मार लो, है ना, लाइक दैट। तो मेटल और नॉन मेटल, मेटल में क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, अब देखो अब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो और जो नॉर्मली देखोगे मेटल में इलेक्ट्रॉन जो है जिगजैग मोशन में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन देखो ये अपना एटम्स हैं जो आपको स्काई ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहीं भी घूम रहे हैं, लोपड़ है ना भाई, फ्री है इलेक्ट्रॉन, कहीं भी देखो, कहीं भी बिना मतलब कहीं भी घुस रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, है ना। तो ये, और जैसे अगर आप इस कंडक्टर में प्लस माइनस लगाते हो, अपनी बैटरी लगाते हो, जैसे आपने बैटरी कनेक्ट किया तो बैटरी का काम क्या करना, बैटरी द टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ना, वो क्या करता है, लात मारता है, इलेक्ट्रॉन्स को मारता है और इलेक्ट्रॉन फिर सही लाइन पे आ जाते हैं और फिर देखो एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगे, स्ट्रेट लाइन में क्या करने लगे, मूव करने लगे, ठीक है। क्योंकि भैया हमारा पेरेंट्स आ गया तो बच्चे देखते ही पेरेंट को एकदम स्ट्रेट मूव करने लगे, लाइक दिस, है ना। ओके, अब दिख रहा होगा, मेरे से छिप गया था ना ये चीज, चलो ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये चीज समझ गए, है ना, कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है, रैंडमली जब उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी नहीं लगाते हैं तो रैंडमली इधर उधर घूमता रहता है, जैसे हमने कनेक्ट किया स्ट्रेट लाइन में मूव होने लगा। अब देखो एक चीज इस चैप्टर में बार बार देखने को मिलेगा, एक होता है देखो इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है भैया, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है कन्वेंशनल टाइप करंट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल टाइप ऑफ करंट, है ना। देखो हमें पता है अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, और मैंने एक बैटरी लगा दिया, लाइक दिस, है ना। बैटरी का सिंबल तो पता है ना, ये बड़े वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे वाले को माइनस बोलते हैं, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, देखो चार्ज की बात करें तो प्लस प्लस चार्ज क्या करते हैं, आपस में रेपल करते हैं, माइनस माइनस भी रेपल करते हैं आपस में। और यही अगर प्लस माइनस आ जाए, प्लस और माइनस आ जाए तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखो जैसे मैंने इसमें बैटरी लगाया तो इसके अंदर जो फ्री चार्ज हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, इसमें से तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, प्रोटॉन सेंटर पे रहता है वो तो निकलेगा नहीं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं वो माइनस चार्ज मिलते ही, अब ये भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी तो माइनस चार्ज के होते हैं ना, और इधर ये कंडक्टर से हमने लगाया बैटरी को तो कंडक्टर भी इधर वाला पार्ट माइनस हो गया, इधर वाला पार्ट
प्लस हो गया बैटरी की तरह। तो अब ये इलेक्ट्रॉन माइनस की तरफ तो जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, फिर ये प्लस वाला क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर फ्लो होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होता है माइनस से प्लस की ओर फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है गाइस, माइनस से, क्योंकि माइनस की तरफ तो जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, माइनस की ओर तो जाएगा नहीं, तो वो पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा। क्लियर है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन जो चार, अब ये तो करंट, ये सॉरी ये तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लिए। ठीक है, अब जो कन्वेंशनल करंट होता है वो क्या है, कन्वेंशनल करंट उल्टा हो जाता है, उल्टा डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत होना, मैं चार्ज नहीं बोलकर मैं इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट बोल रहा हूं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कन्वेंशनल करंट मतलब जो आप लोग समझते हो करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूं या इलेक्ट्रॉन की करंट की बात कर रहा हूं, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज का मूवमेंट। तो क्या होता है, चार्ज जो होता है गाइज, चार्ज जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर मूव करता है। ठीक है, और जो करंट होता है, करंट प्लस से माइनस की ओर मूव करता है। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर मूव करता है, ये चीज जरूर याद रखना। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ इसलिए गाइस कि करंट की खोज पहले कर दी गई थी, है ना, करंट की खोज हो गई थी पहले ही। तो क्या एक्चुअली देखो, हर चीज, एनर्जी की जब भी बात करते हो ना गाइस, दुनिया में एनर्जी की जब भी बात करोगे तो याद रखना ये हमेशा हाई रीजन से लो रीजन में जाता है। ठीक है, हीट की बात कर लो, हीट भी हॉट से कोल्ड हो जाता है, रखे रखे हॉट से कोल्ड हो जाता है, तो हाई रीजन से लो रीजन। तो दुनिया में किसी भी तरीके की एनर्जी जो होती है, चाहे तुम हीट एनर्जी की बात कर लो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लो, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लो, किसी भी टाइप की एनर्जी की बात करोगे तो वो हमेशा हाई से लो में जाता है। क्लियर है, हाई से लो में जाता है। तो उस जब करंट की पहले खोज हुई थी तो उस टाइम पे क्या समझते थे लोग, क्या समझते थे कि जो प्लस चार्ज होता है, जो प्लस चार्ज होता है और ये माइनस हुआ, प्लस चार्ज हाई रीजन कहलाता है और नेगेटिव चार्ज लो रीजन कहलाता है। तो इसके अकॉर्डिंग, और हमारा थर्मोडायनेमिक कहता है कि एनर्जी किसी भी तरीके की हो हमेशा हाई रीजन से लो रीजन में जाएगी। तो इसको देखते हुए इन्होंने कह दिया कि करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव यानी इस डायरेक्शन में जाएगी, दैट इज करंट। ठीक है, लेकिन बाद में आगे चलकर जब डिटेल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई तब पता चला कि भाई चार्ज जो हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करता है। ठीक है, बाद में ये सब चीजें पता चला। तो क्लियर हो गया। तो लोग, अब अगर हम इसको उल्टा कर दे तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा ना थर्मोडायनेमिक वाला, और इसे हम गलत कर नहीं सकते, इसलिए हम इसको मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लाइक दिस, ये चीज होता है। बट रियल में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है। ठीक है, तो ये मैं टाइम इसलिए लिया गाइस जनरली क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट था, इसको समझना, ये सब चीजें जो मैंने आपको टर्म्स बताए समझना बहुत जरूरी है। अब हम चैप्टर का ओरिजिनल पार्ट पे चलते हैं और जल्दी जल्दी को चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, सो गाइस, सारे इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज क्या है, मेटल में क्यों करंट फ्लो होता है, नॉन मेटल में क्यों नहीं होता है, ठीक है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, हर एक चीज डिटेल में मैंने आपको बता दिया विथ एग्जांपल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर का असली मजा। ठीक है, तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज क्या है, चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। जाहिर सी बात है, एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, एटम है तो एटम के अंदर क्या होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो चार्ज है एटम से ही तो बना है ना। सो चार्ज जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। ओके, नाउ लाइक चार्ज रेपल ईच अदर, ये तो पता ही है कि जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक माइनस माइनस लाइक चार्ज कर, ये क्या है, रेपल करते हैं एक दूसरे को, या प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं, दूर भगाते हैं, धकेलते हैं। और यही अगर मैं प्लस और माइनस ले आऊं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो ये चीज हो गया। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, याद रखना, कूलम, कूलम,
SI यूनिट ऑफ चार्ज, याद रखना है, घुसा लो भेजा में, ठीक है। तो इसको C से भी डिनोट किया जाता है। अब 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या होता है भाई? 1 कूलम ऑफ चार्ज होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्स 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सोचो भैया, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ओके, नाउ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमने बता दिया, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बट ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज हो जाएंगे? 1 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये दोनों चीज एकदम अच्छे से कान की बत्ती खोलकर घुसा लो उसको अंदर, ठीक है। अब हम चार्ज पढ़ते हैं, तो चार्ज पढ़ रहे हैं, तो चार्ज की भाई क्या होती है फॉर्मूला? चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है कि उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द चार्ज, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। अरे भाई मिट जा यार। ओके, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ओके, ठीक है। जैसे एक कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैं मान लेता हूं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो तुमको इस कंडक्टर की चार्ज बताओ। तो कंडक्टर का चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू Ne। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। बस इनको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 6 5 जा 30, 5 6 7 8, 8 × 10⁻⁻19 यूनिट कूलम। तो चार्ज की कितनी आ गई? चार्ज इस कंडक्टर में कितनी चार्ज है? 8 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू Ne। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है भाई? कूलम C, ठीक है। और वेयर N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज इतना, है ना। क्लियर हो गया? अब तो भैया हो ही गया होगा क्लियर। अभी भी नहीं हुआ तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। चलिए अगला टॉपिक है हमारा करेंट। करंट क्या होता? अभी हम थोड़ी देर पहले देखकर आए हैं। करंट क्या होता है भाई? चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। चार्ज किधर फ्लो करता है? चार्ज किधर फ्लो करता है? जैसे अगर ये प्लस है माइनस है, तो ये मान लो बैटरी की बात कर लें, तो चार्ज किधर फ्लो करेगा? चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज माइनस होता है, तो माइनस है तो माइनस की तरफ तो जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा? प्लस की ओर जाएगा। तो बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किधर की ओर मूव करते हैं? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करते हैं चार्ज। तो करंट किधर फ्लो होगा? इसी का अपोजिट, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। I करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। एक चीज याद रखना, अभी मैं तो आपको अभी शुरू किया हूं पढ़ाना, मैक्सिमम मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं, जब भी किसी डेफिनेशन में रेट आ जाता है, जब भी किसी डेफिनेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ ऐसा कुछ करके आ जाता है, तो माइंड में एक ही चीज स्ट्राइक करना चाहिए, जिसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ बोल रहा है उसको टाइम से डिवाइड कर दो, वही उसका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो क्या बोला? करंट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ किसका? चार्ज का, वो करंट होता है। तो करंट क्या बोला मैंने? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो रेट किस चार्ज का? तो ये लिखा चार्ज, चार्ज का रेट ऑफ, इसको टाइम से डिवाइड कर दो, यही तो होता है हमारा करंट का फॉर्मूला, यही तो होता है हमारा करंट का फॉर्मूला। जब भी दुनिया में ऐसी कहीं भी डेफिनेशन दिखेगा आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क भी दिखेगा, पावर, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क यानी वर्क अपॉन टाइम, पावर, ठीक है। ऐसे ही बहुत जहां मिलेगा, टाइम से डिवाइड कर देना है। तो करंट क्या है? रेट ऑफ करंट क्या है? चार्ज की वजह से, देखो ये चार्ज मूव कर रहा है तभी तो करंट डेवलप हो रहा है, और दुनिया में टाइम तो हर जगह है, तो टाइम को इंक्लूड कर लो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज
यानी Q अपॉन T, दैट इज क्या, करेंट। क्लियर है? तो करंट को I से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। करंट इज मेजर्ड बाय एमीमीटर। एमीमीटर एक डिवाइस होता है, उससे ही हम करंट को मेजर करते हैं। और एमीमीटर का सिंबल को कैसे लिखा जाता है, लाइक A। इस तरीके से सर्किट बनाते हैं, A लिखते इधर प्लस और इधर माइनस होता है। ठीक है, आगे आप समझ जाएंगे इसका यूज। एमीमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। और इस लाइन में हर एक चीज नहीं, सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड इन सीरीज। क्या, एमीमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। पैरेलल में हम कनेक्ट नहीं करते हैं एमीमीटर को, हमेशा सीरीज, जहां सीरीज वाली चीजें जहां चलती हैं वहीं सिर्फ हम एमीमीटर को कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? याद रखना, प्रैक्टिकल में जरूर पूछेगा टीचर ये सब चीजें। क्लियर है? आगे चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो मैं आपको कितने देर से बता रहा हूं, फिर तो बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो चलिए ये चीज होता है खत्म। अब यहाँ पे देखोगे छोटू सा एक फिगर आपको कोने में दिख रहा होगा, ये छोटा सा एक वैल्यू आपको दिख रहा होगा। ये क्या है भाई? इसको कर दिया जाए जरा ऊपर। तुम ऊपर आ जाओ यार, कहाँ चले गए? ओके, क्या दिख रहा है ये कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होता है। ओके ओके ओके, ये तो अपन भूल ही रहे थे। अब करंट पढ़ लिया, चार्ज पढ़ा तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम पढ़ा, तो करंट पढ़ रहा हूं तो करंट का भी तो भाई कुछ यूनिट होगा। तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी? करंट की यूनिट को हम लोग एम्पियर कहते हैं। आपने अभी करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड को ही अपन कहते हैं क्या, एम्पियर। कूलम पर सेकेंड को ही कहते हैं एम्पियर। और एम्पियर किसकी यूनिट होगी? करंट की। तो 1 एम्पियर में कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड होता है। तो 1 मिली एम्पियर में 10 पावर माइनस 3 एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर में 10 पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। ये कुछ वैल्यूज को याद रखना काम आएगा न्यूमेरिकल में, अभी बोल दे रहा हूं, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये देखो, एमीमीटर भी ऐसा ही होता है, ये वोल्ट मीटर है, एमीमीटर भी ऐसा ही रहता है, बस यहाँ पे ये V लिखा है ना, वहां पे A लिखा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं यार, बहुत मोटा चल रहा है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वर्क डन हो रहा है किसको मूव कराने के लिए? चार्ज को मूव कराने के लिए। चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क हो रहा है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो फॉर्मूला कैसे होगा, ध्यान देना। वर्क डन हो रहा है किस लिए? चार्ज को मूव कराने के लिए। इसको ही हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा? वर्क का यूनिट क्या होता है? याद करो, वर्क का यूनिट क्या होता है? बताओ भैया, जूल। वर्क और एनर्जी, वर्क की यूनिट भी जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। तो वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, जूल पर कूलम को ही कहते हैं वोल्ट। ठीक है, वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होता है वोल्ट? 1 वोल्ट क्या हो जाएगा पूछेगा तो, when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb charge, then the potential difference is called 1 volt। 1 जूल वर्क एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, ठीक है, 1 कूलम, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 कूलम चार्ज को मूव करने में जो 1 जूल एनर्जी लग रही है, दैट इज वोल्ट। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। क्या होता है वोल्ट? वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। ठीक है, 1 वोल्ट ये तो बता ही दिया हूं मैं आपको। ठीक है, अब वोल्ट को मेजर कैसे करते हैं? वोल्टामीटर एक डिवाइस होता है, वोल्टामीटर। ये देखो फिगर दिख रहा होगा मेरे टकले के ऊपर, दिख रहा है ना, वोल्टामीटर ऐसी डिवाइस होता है। आप फिजिक्स लैब में जाओगे ना तो दिख जाएगा, ऐसे काफी सारे खराब ही पड़े रहते हैं लैब में। ठीक है, नाउ इट इज ए इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, पता है। इट हैज हाई रेजिस्टेंस होता है
ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लाइन सिर्फ ये है, ये इट इज हाई रेजिस्टेंस, ठीक है चलता है याद रखना, बट एमीमीटर करंट को मेजर करने वाले डिवाइस एमीमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। वोल्ट को मेजर करने वाला डिवाइस वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है, ठीक है याद रखना ये चीज। इसका सैंबल कैसा होता है, लाइक दिस, ओके। नाउ इसका कोई एग्जांपल, सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल एक ऐसा सबसे छोटा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक एग्जांपल है, ठीक है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, अभी मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जा, सब्र करो यार। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, यानी प्लस से माइनस, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ सैंबल्स हैं, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये कुछ सैंबल्स है गाइस, पता नहीं आपको ये दिख रहे हैं कि नहीं, ये सारे सैंबल रट लो। तुम भी बोलोगे सर यार क्या बोल रहे हैं, रट लो। हाँ यार, तो क्या कर सकते हो, तो कौन सा, इतने शरीफ तो है नहीं कि भाई बिना रटते तो हो गई, इतने शरीफ तो हो नहीं, है ना। नहीं, कुछ लोग तो यार होते हैं, अच्छे होते हैं। सो ये कुछ सैंबल्स हैं, इनको ध्यान से देख लो। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक जो सेल होता है, सेल का सिंबल कैसे होता है, सेल को इस तरीके से दिखाते हैं। एक सेल को इस तरीके से दिखाया जाता है, बड़ा वाला लाइन और छोटे वाले लाइन, बड़े वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव बोलते हैं। बैटरी, अब देखो सेल और बैटरी में बहुत बच्चे को डिफरेंस नहीं पता। सेल गाइज एक होता है और बैटरी क्या होता है, नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं बैटरी, नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं बैटरी, ठीक है। नंबर ऑफ सेल इस तरीके से कनेक्ट होते हैं और बन जाते हैं बैटरी। तो सेल को हम कैसे दिखाएंगे, सिर्फ एक सिंबल से, और बैटरी को कैसे दिखाएंगे, ऐसे बार बार, ऐसे 2 3, देखो यहाँ पे कुछ, इस बैटरी में कितने सेल हैं, 1 2 3 सेल हैं, तो सिंबल इस तरीके से दिखाएंगे। प्लस हमेशा एक तरफ रहेगा, माइनस एक तरफ रहेगा, लाइक दिस। प्लग की या स्विच की ओपन इस तरीके से करते हैं, स्विच को ओपन करते हो, है ना, स्विच को ओपन करना यानी कनेक्शन कट करना। देखो यहां स्विच ओपन है, मतलब कनेक्शन कट है, लाइट बत्ती नहीं जलेगी, आपकी जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। और स्विच क्लोज्ड को इस तरीके से दिखाते हैं, बीच में ये लगा दिए, मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, कनेक्शन कट नहीं, अब कनेक्शन डन, ठीक है। अब आपका जो बल्ब है वो जल रहा होगा, तो ये 2 याद रखना। फिर आगे है वायर ज्वाइंट, मान लो एक वायर इधर से जा रहा है, दूसरा वायर ज्वाइंट करना है, तो इस तरीके से वायर ज्वाइंट का सिंबल हो गया। वायर क्रॉसिंग, कभी कभी वायर ऐसे जा रहा है और दूसरा वायर क्रॉस करना है, तो ऐसे अगर बना दोगे तो क्या लगेगा कि ये ज्वाइंट है ना, तो इसलिए ऐसे बना मत देना, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको ऐसे लाकर फिर इसको ऐसे दिखाओगे तो समझ जाऊंगा कि ये वायर दूसरे डायरेक्शन में है, ये इसके ऊपर से जा रहा है, क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, तो ये जरूर बनाना, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब को सर्किट में इस तरीके से भी दिखाया जाता है, और आप सिंपली इस तरीके का बल्ब भी बना सकते हो, क्लियर। रेजिस्टेंस या रजिस्टर को कैसे दिखाया जाता है, लाइक जिगजैग, ठीक है। रिहोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी ऐसे रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू चेंज किया जा सकता है, इसको कैसे दिखाते हैं, रेजिस्टेंस बना के उस पे इस तरीके से रेजिस्टेंस बना लो और इस पे एक ऐसा लाइन कर दो, ठीक है। एमीमीटर बता ही चुका हूं, वोल्ट मीटर बता ही चुका हूं, ये सब सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे सिंबल ही देख के पता नहीं चलेगा काहे का सिंबल है ना। अब गाइस आप अच्छे से समझोगे पोटेंशियल डिफरेंस को, जैसे मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूंगा, वो मैं आपको यही समझाने वाला हूँ। क्या होता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस, अगर एक सर्किट की बात कर लें, अच्छा पहले काम करते हैं ना, ओम्स लॉ समझ लेते हैं क्या, फिर आए कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लें, नहीं यार पहले पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन आएंगे ओम्स लॉ पे। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है भैया, देखो क्या है कि ये है कंडक्टर, ये है हमारे कंडक्टर भैया, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, लोफड़ है, फ्री बैठे हुए हैं, है ना, इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ काम धाम तो है नहीं इनको। अब क्या हुआ, अब मैंने इसमें लगा दी एक बैटरी, ठीक है, मैंने इसमें लगा दी, बैटरी का सिंबल बनाएंगे भैया, ऐसे नहीं बनाएंगे, मैंने लगा दी इसमें एक बैटरी,
तो ये निगेटिव पार्ट है, ये बड़ा वाला पॉजिटिव है, ये लगा दी मैंने बैटरी इधर से, तो पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किए तो ये कंडक्टर का भी ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाले को नेगेटिव तरफ लगा दी तो ये कंडक्टर का ये साइड भी नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो बैटरी है ये क्या जनरेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। तो ये वोल्टेज करता क्या है, ये वोल्टेज क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर है ना, इनको आता है और अपने इनको आकर लात मारता है, ठीक है, मारता है लात, अबे चल सीधे चल, तो ये इलेक्ट्रॉन भैया डर के 1 2 4 लात खाते हैं, जितने लात खाएंगे तो मूव करने लगते हैं शराफत जैसे, है ना, मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको करंट मिलता है ना। तो इस तरीके से वोल्टेज क्या करता है, तो आप इस फिगर को देख सकते हो, इस फिगर को देख कर समझो ये क्या है, इस फिगर को देखो, वोल्ट क्या करता है, वोल्टेज क्या करता है, बैटरी क्या करता है, करंट को फ्लो कराता है, करंट को वोल्टेज क्या करता है, वर्क। तो अगर करंट को मूव करा रहा है यानी यहाँ पैर से मार कर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो जो ये फोर्स लगा रहा है ना, सॉरी पैर से मार के फोर्स लगा रहा है, तो ये जो बैटरी क्या करती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में बैटरी फोर्स लगाती है। तो फोर्स लगाने से क्या होता है भाई, फोर्स लगाने से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स लगाने से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, वर्क का, वर्क हो रहा है। तो वर्क हो रहा है किस पे, चार्ज पे, यही तो होता है वोल्टेज। क्लियर, बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगते हैं, फोर्स लगता है क्योंकि अपने आप तो ये मूव करेगा नहीं ना। घर में टंकी में पानी भरते हो तो नीचे जो पानी चैम्बर में पानी है, पानी को ऊपर टंकी में भेजना है तो मुंह से खींच कर तो नहीं भेज देते हो ना, या बस पाइप कनेक्ट कर देते हो तो नहीं चला जाता है ना, पंप लगाते हो। पंप क्या करता है, उस पानी को एनर्जेटिक करता है, उसे पंप करता है जबरदस्ती ऊपर। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, गटर के पानी है, इनको अगर गटर के पानी बोलूंगा तो टंकी में थोड़ी नहीं जाएगा, नॉर्मल चैम्बर के पानी है, इनको अगर मूव कराना है तो इनमें एक फोर्स, एक पंप देना पड़ेगा। तो ये बैटरी जो है, ये जो वोल्टेज है, ये एज ए पंप काम करता है। तो फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। किस पे हो रहा है ये वर्क, चार्ज पे हो रहा है। तो क्या बनेगा, वर्क अपॉन चार्ज, वोल्टेज। अब तो भैया समझ गए होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या है, अभी धीरे धीरे थोड़ा सा हम स्पीड पकड़ते जाएंगे क्योंकि अभी सब चीजें थोड़ी बेसिक चल रही है इस चैप्टर का, इसलिए हम स्लो चल रहे हैं। अभी धीरे धीरे स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे, अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर is directly proportional to current passing through the circuit provided that temperature remain constant। एक कंडक्टर ले लो, लाइक देखो ये एक कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर ले लो, तो इस कंडक्टर पे यहाँ पे और यहाँ इस 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज होता है, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कहते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। किसके होता है, करंट के। तो जब भी किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्मूला ऐसे नहीं, फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू में होता है। तो यहाँ तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना। तो ये फॉर्मूला तो है नहीं, तो मुझे इक्वल टू चाहिए फॉर्मूला। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाकर मैं यहाँ पे अगर इक्वल टू लगाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ यार करना, जेल में कोई बंदा बंद है तो उसको निकालना है तो कुछ घूस देना पड़ता है ना। तो वैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर इक्वलिटी आप जबरन करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे R दे देता हूँ, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट दे दिया, ठीक है। तो बन गया फॉर्मूला हमारा V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R क्या है, ओम्स लॉ कांस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। ये ओम्स कांस्टेंट भी होता है R, और R को हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। R इज ए कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन मटेरियल। जो भी कंडक्टर आप लिए थे उसका रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं बोलूंगा अगर करंट की वैल्यू बढ़ रही है, करंट क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो मैं बोलूंगा करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा, डायरेक्टली है तो ये भी बढ़ेगा। वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट भी कम होगा, ठीक है। अब टीचर कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देते हैं कि अरे यार बेटा तुम फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R से R भी तो है, तो R बढ़ेगा
तो वोल्टेज भी बढ़ना चाहिए, आर कम होगा तो वोल्टेज भी कम होना चाहिए। भैया ये गलत है, टीचर आपको कंफ्यूज कर रहा है। आर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू दुनिया में कहीं भी चले जाओ वो चेंज नहीं होती है। तुम ये ओम्स लॉ पर्टिकुलर एक कंडक्टर के लिए लगा रहे हैं ना, पर्टिकुलर एक कंडक्टर के लिए लगा रहे हैं, तो उस कंडक्टर में करंट ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, पोटेंशियल ऊपर नीचे हो सकता है, बट उसकी जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम रहेगी ना यार। उस कंडक्टर की किसी भी कोने में चले जाओ रेजिस्टेंस तो सेम होगी ना। तो कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी दुनिया में चले जाओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या था, कहीं भी चले जाओ उसकी वैल्यू 6.67 × 10 पावर इतनी ही होती है ना। क्यों कांस्टेंट क्यों बोला गया, क्योंकि उसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है पर्टिकुलर फील्ड के लिए। तो कंडक्टर में, जिस कंडक्टर के लिए हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं, उस कंडक्टर के किसी भी कोने में चले जाओ, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो सेम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस को चेंज होने से ना वोल्टेज पे असर पड़ता है ना करंट पे असर पड़ता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सर इसको ऐसे लिख देते हैं, V = R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो सर R डिवाइड में है, मतलब I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R से, तो R ज्यादा होगा तो I कम होगा। अब एक गधों, R कांस्टेंट है, R कुछ भी कर लो कम ज्यादा, ना V पे असर होगा ना I पे असर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की है, इसको याद रखना। अब कुछ फॉर्मूला है, ये देखो, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो इसको याद। इस तरह से ट्रायंगल बना लो, VIR लिख लो। ठीक है, VIR इस तरह से 3 ट्रायंगल बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले V को मार्क करो। V को जब मार्क करोगे तो ये IR देखो इनटू में है, IR लाइन्स हैं मतलब इनटू में है, तो V = IR, ओम्स लॉ। अब फिर अगर अब I को लेते हो, I = तुम चाहते हो I = क्या होता है, तो I के लिए देखो V ऊपर है R नीचे है, डिवाइड में है ना, तो V/R। R को लोगो तो R देखो V ऊपर है I नीचे है, डिवाइड में, तो R = V/I। और मेरे बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इनको इनके लिए सीखने के लिए ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा, है ना यार। V = IR इनटू में है ना, तो मुझे I की वैल्यू चाहिए, तो I के साथ R इनटू में, तो R यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, लाइक दिस। R की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, V चला जाएगा उधर, है ना। हमारे बच्चे को ये तो मैथमेटिक्स में बचपन में पढ़ते थे यार। चलिए अब समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। रेजिस्टेंस क्या है, वर्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्ट किसी चीज को रोकना, रेजिस्ट करना, दैट इज रेजिस्टेंस। तो ये जो फिगर आपको मैं दिखाया था ओम्स लॉ में, ये क्या था, देखो वोल्टेज क्या कर रहा है, करंट एम्पियर को लात मारा कि अबे आगे चल, अबे आगे चल, चलना बे, इसके पिछवाड़े पे लात मार रहा है बेचारा ये। ठीक है, ये तो करंट तो चल ही रहा है, बट ये भैया ओम्स जो हैं, ये देखो, ये बुढ़ऊ को देखो, ये बुढ़ऊ रेजिस्टेंस जो है ये क्या कर रहे हैं, ये इसको कर्व बनाकर इसको बांध के रखे हुए, नहीं जाने दे रहे हैं। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, एक अड़चन, ठीक है, एक अड़चन डालता है करंट को मूव कराने में। तो अब करंट मूव नहीं होगा तो उसकी एनर्जी कहाँ, कहीं एनर्जी है, या तो वो एनर्जी मूव होने में लगती है, और अगर करंट को रुक जाओगे तो एनर्जी बाहर निकलने लगेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। तभी आप हीटर वगैरह को देखते हो, घर में जो हीटर लगा रहता है वो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे घर के जो हीटर के कॉइल होते हैं वो ऐसे होते हैं। क्यों भाई, अब तुम प्लस माइनस ला रहे हो ना, इधर तुम प्लस और माइनस 2 वायर निकाले, ठीक है, ये हमारा तुम्हारा प्लस माइनस, दोनों वायर को जब तुम टच कराओगे तो क्या होता है, घर की बत्ती गुल हो जाती है। तो फिर हमने एक वायर लिया, उसको 4, 5, 10 बार इस तरह घुमा दिया, कनेक्ट तो प्लस माइनस को ही कर रहे हैं ना, तो फिर घर की बत्ती क्यों नहीं जल रही है, बल्कि हमें हीट निकल रहा है यहाँ से, मस्त ठंड में हीट ले रहे हैं। क्यों भाई, इसी की वजह से। ये रेजिस्टेंस क्या किया है, स्ट्रेट वायर में, यही अगर रेजिस्टेंस, इसको वायर को स्ट्रेट कर दो, इस कॉइल को स्ट्रेट कर दो और फिर प्लस माइनस को एक साथ लगा दो तो घर की बत्ती हो जाएगी गुल। ठीक है, इसको इतने बार टर्न करने से करंट को अड़चन देना, करंट को फ्लो कराने में बार बार घूमना पड़ रहा है, बार बार ऊपर नीचे होना पड़ रहा है, दिक्कतें हो रही, करंट डायरेक्ट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसको उसकी स्पीड स्लो हो गई करंट की, तो स्पीड स्लो होगी तो उसकी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर निकलेगी, और जब तक एनर्जी बाहर निकल रही है तो वायर को कुछ नहीं होगा, है ना, वायर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वायर आपका नाइक्रोम का है, वो मेल्ट होगा ही नहीं, है ना, नाइक्रोम का वायर यूज़ किया तो जल्दी मेल्ट होगा नहीं, तो वायर मेल्ट नहीं होगा तो हीट के फॉर्म में आपको मस्त हीट देगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट है इधर रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है, अड़चन पैदा करना जिसकी वजह से करंट मूव ना कर पाए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को ओम से डिनोट करते हैं, देख लो सिंबल, इस तरीके से सिंबल बनाया जाता है। ठीक है, ओम, ओम,
ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम। 1 ओम में 1 वोल्ट 1 एम्पियर होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। वोल्टेज का यूनिट क्या था, अभी हमने पढ़ा था, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पियर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या हो जाता है, ओम, ठीक है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मैं पूछूं 1 ओम क्या होता है, तो 1 ओम को बोलना व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट and current through the circuit is 1 ampere then the resistance is 1 ohm। क्लियर। अब रेजिस्टेंस एक होता है, रेजिस्टेंस बता दिया। अब रिहोस्टेट, कुछ फिगर्स देखते हो, बल्ब में देखो ये हमारा जो लगा रहता है ये रेजिस्टेंस है, यही हीट होता है तो लाइट दिखती है। ये देखो ये असली में रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके दिखता है, इस पे कोडिंग दिख रहे हो, ये कलर दिख रहे हो, ब्लैक ब्लू रेड कलर, ये कोड नंबर होता है। जब रेजिस्टेंस को 11th 12th में डिटेल में पढ़ोगे तो ये कलर की कोडिंग होती है। इस कलर को देख के तुम बता सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस कितने ओम का है, कलर कोडिंग से देख कर, ठीक है। अब अभी डिस्कस करें रिहोस्टेट। रिहोस्टेट क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस को वेरिएबल करना। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। करंट को कम या ज्यादा करना विदाउट वोल्टेज को चेंज किए। वोल्टेज तो बैटरी से आ रहा है वही आएगा, करंट को कम ज्यादा करना सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। तो कैसे होगा, ओके ध्यान देना। अगर स्ट्रेट वायर रहा तो करंट मान लो यहां से इस पॉइंट पे ए से बी में मान लो 10 सेकेंड में आ जाएगा, मान लेते हैं भैया, इतना टाइम नहीं लगता, बहुत क्विक होता है। अब मैंने इसमें क्या किया, सिर्फ 2 पहाड़ लगा दिए, 2 रेजिस्टेंस, इस तरीके का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अब करंट को यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव करने में क्या लगेगा, नॉट करंट, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में अब क्या लगेगा, अब और ज़्यादा टाइम लगेगा, 15 सेकंड लगेगा, क्योंकि भाई अड़चन आ गया ना, तो पहाड़ चढ़ने में टाइम लगेगा। अब इस पहाड़ को और बड़ा कर दिए तो अब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ मूव होने में और टाइम लगेगा, मान लो 20 सेकंड लग गया, है ना। तो जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू, जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी करंट को यहाँ से यहाँ, उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा, वो तो लात मारेगा ही, वो तो फोर्स लगाएगा ही। बट करंट क्या होगा, करंट को लात लग रहा है तो पोटेंशियल को तो लग रहा है कि भैया मैं लात मार रहा हूँ तो वो आगे जा रहा है, ठीक है। मैं बच्चे को, पेरेंट्स को क्या लगता है, बच्चा रोज कोचिंग जाता है तो पढ़ता ही होगा, क्या पता बच्चा कोचिंग की वजह से कहीं, कोचिंग की जगह कहीं बाइक पे चिड़िया घुमा रहा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है, लाइक दैट। तो रिहोस्टेट क्या करता है, चेंज करता है। कैसे, रिहोस्टेट ना एक ही रेजिस्टेंस होता है। देखो इतने सारे पहाड़ होते हैं इस तरीके से, मान लो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, 1 2 3 4 5 6 पहाड़ है, तो अपन मान लेते हैं 6 ओम। ये समझाने का तरीका है, ऐसा 4 देखकर 4 ओम नहीं समझ लेना, समझाने का तरीका समझा रहा हूँ बस, जस्ट है। ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा 2 बना के दे दिया तो बोल देना इसका 2 ओम रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं चलेगा, जस्ट समझाने के लिए ये चीज बता रहा हूँ। तो मान लो 6 पहाड़ है तो मैंने बोल दिया 6 ओम है। अब करंट आ रहा है तो रिहोस्टेट क्या करता है, मान लीजिए मैंने रिहोस्टेट एक ये वायर क्या है, फिर आगे जा कनेक्ट होता है, इसी में से यहीं से एक ऐसा रहता है रिहोस्टेट। अब रिहोस्टेट क्या करता है, अब मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया तो अब करंट जो आएगा उसको इतना पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ेगा, वो यहीं से आएगा फिर डायरेक्ट इधर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैं पॉइंट को चेंज कर सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ लगा दिया, अभी मैं इसको फिर यहाँ लगा दूंगा, तो अब करंट को सिर्फ 2 पहाड़ चढ़ना होगा, फिर डायरेक्ट इधर आ जाएगा। फिर मैं इसको इस पे लगा दूंगा तो अब करंट को 3 पहाड़ चढ़ना पड़ेगा और फिर डायरेक्ट इधर चला जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से उसको आसान है रास्ता जाना, स्ट्रेट वायर है ना। तो रिहोस्टेट इसी तरीके से होता है। आप ये फिगर देखो, ये फिगर मैं दिखाता हूँ, ये देखो साइड में ये फिगर दिख रहा है, यही है हमारा रिहोस्ट, ऐसा ही होता है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, यही है हमारा रिहोस्ट, ठीक है। ये देखो इस पे रेजिस्टेंस इस तरीके से बना हुआ है, सर्कुलर ये बने हुए हैं, ठीक है। इसके ऊपर देखो ये निब है, ये इसको क्या करते हो, आगे और पीछे कर सकते हो। तो इसको आगे और पीछे करने से ये उस पॉइंट को टच करेगा तो वहीं से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो भी वो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहली चीज, जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंडक्टर के लेंथ। जो कंडक्टर आपने लिया है उसका भाई उसका लेंथ क्या है उस पे। अगला है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया, क्रॉस सेक्शन का एरिया। क्रॉस सेक्शन यानी कट करोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया, ठीक है। और यही वायर अगर इस तरीके से हो, ये वायर अगर 3D में देखोगे, मान लो ये वायर कुछ इस तरीके से हो, है ना, तो इसको कट करोगे तो ये स्क्वायर टाइप रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया। क्रॉस सेक्शन कट करने पे जो दिखता है दैट पार्ट, दैट इज द क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। और क्या, और रेजिस्टेंस जो होता है डिपेंड्स करता है किस पे डिपेंड्स करता है, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, क्या है, इस सब चीज पे। तो ये तीनों, ठीक है, इसमें से अगर देखोगे इन दोनों फॉर्मूले की अगर हेल्प लिया, टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, टेम्परेचर का अपन बहुत आगे पढ़ेंगे रोल, बट इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ दें, स्टार्टिंग के दो को अगर जोड़ दें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, L/A। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये अभी फार्मूला नहीं है, फार्मूला के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाना पड़ता है। तो मैं अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ देना पड़ेगा, तो मैं इसमें दूंगा रो, इसे इस तरीके से बनाया जाता है रो। इस रो को ही कहा जाता है, क्या है ये रो, दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि हमने कुछ दिया और ये दिया, ये क्या दिया, रो दिया। रो इज अ टाइप ऑफ कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। दैट रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, दैट रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्लियर, याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे। तो अब रेजिस्टिविटी कभी कभी पूछ देते हैं, रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो अगर ध्यान से देखोगे, देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट, पी नहीं, ये कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर रो तो लिख नहीं सकता, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिखा हूं, रो, लाइक दिस, रो, ओके। तो ये रो, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई cube of material of side 1 meter when current flow perpendicular to its opposite faces, and the SI unit of resistivity is ohm meter। याद रखना। अब देखो, अभी हमने फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या पढ़ा, रेजिस्टिविटी L/एरिया। अब रेजिस्टिविटी को एक तरफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, AR/L, ठीक है। एरिया, अब देखो एरिया यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ओके। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, लेंथ का यूनिट मीटर, तो इससे एक कट गया, क्या आया, ओम मीटर आया, ओम मीटर। तो ये रेजिस्टिविटी की यूनिट, तो यूनिट निकालना भी साथ में सिखाते जा रहा हूं, तो ये ध्यान में रखना। नाउ अब रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ एरिया। देखो रेजिस्टिविटी क्या, एक तरीके का कांस्टेंट है ना, जैसे ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट आया था, और ना ही वो वोल्ट पे डिपेंड करता था, ना ही करंट पे, वैसे ही जो रेजिस्टिविटी है ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है, ना ही एरिया पे डिपेंड करता है, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, है ना। बट इट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन है, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ है, ठीक है। इट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ बस इसका रिलेशन है, बाकी और किसी चीज से रिलेशन नहीं है। नाउ रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल और एलॉय जो है, मेटल्स और जो एलॉयज हैं, एलॉय यानी 2-4 मेटल से मिलकर बनते हैं जो, उनमें रेजिस्टिविटी रेंज क्या होती है, वो 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर तक होते हैं। इंसुलेटर में इतने होते हैं, 10⁻12 से 10⁻17 के बीच में होते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है, और जो क्योंकि मेटल एक ही उससे बना है, और जो एलॉय होता है 2-4 से मिलकर बनता है, तो जाहिर सी बात है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, है ना। नाउ एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, अब एलॉय जो होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है रेडली एट हाई टेम्परेचर पे। नाइक्रोम वायर जिससे हीटर की कोइल बनाती हैं, हीट करने पे इजिली मेल्ट नहीं होता है, सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में हम यूज करते हैं एलॉय का, लाइक नाइक्रोम। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी लो, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी लो होगी उतना अच्छा वो कंडक्टिविटी उसकी रहेगी, ठीक है, याद चीज रखना ये चीज। चलिए आगे,
नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर्स इन सीरीज। जो रजिस्टेंस अभी पढ़ के आ रहे हैं वो रजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट हो, सीरीज यानी एक के बाद एक, लाइक दिस R1 R2 R3 कनेक्ट हो, तो टोटल रजिस्टेंस कितना निकले, क्योंकि यहाँ 3 रजिस्टेंस है ना, तो टोटल रजिस्टेंस कितना हुआ। और वैसे ही रजिस्टेंस अगर पैरेलल लगे हों, लाइक दिस, एक दूसरे के नीचे पैरेलली कनेक्ट हो, तो उसमें टोटल रजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना। अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है गाइस, देखो करेंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। याद रखना, रजिस्टर जब सीरीज में लगता है, रजिस्टर्स जब सीरीज में लगता है तो जो करेंट होता है, करेंट थ्रू ईच इस रजिस्टर में, तीनों रजिस्टर में जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। 2 एम्पियर इसमें है तो इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर। याद रखना, सीरीज कनेक्शन में ईच रजिस्टर में करंट की वैल्यू सेम होती है। अब पैरेलल की बात कर लें, पैरेलल के कंडीशन में करंट तो हर रजिस्टर में अलग अलग होता है, बट जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। जो आपने वोल्टेज बैटरी से निकल रहा है उसी के बराबर इसमें भी वोल्टेज, इसमें भी वोल्टेज, इसमें भी वोल्टेज। मान लो बैटरी 10 वोल्ट का है, तो मैं पूछ दूं इस रजिस्टर में कितना वोल्ट है बताओ, तो ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा। इस रजिस्टर में कितना वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट। इस रजिस्टर में कितना वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि पैरेलल रजिस्टर के केस में वोल्टेज चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है, सिर्फ करेंट चेंज होता है। और सीरीज के रजिस्टर सीरीज में लगा है तो क्या चेंज होगा, इसमें वोल्टेज तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज देखो यहाँ पे 10 वोल्ट होगा। मान लो बैटरी अगर 10 वोल्ट की है तो इसे फर्स्ट वाले में 10 वोल्ट, तो दूसरे वाले में हो सकता है 5 वोल्ट, तीसरे वाले में 2 वोल्ट, लाइक दिस, है ना। बट जो करेंट होगा 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तीनों में करेंट की वैल्यू सेम रहेगी। ये 2 चीज जो मैं बोल रहा हूं नोट कर लो। अब अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 पहला रजिस्टर को प्लस R2 प्लस R3, तीनों को कर दो प्लस। ठीक है, तो इससे निकल जाता है टोटल रजिस्टर। ठीक है, अब इसको और भी आप एक्सप्लेन किया जा सकता है, लाइक RT। अब ये रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस एट 1, V का और I का क्या रिलेशन है, R। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, है ना। R1 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I1, तो यहाँ पे लिख दूं V1 अपॉन I1, यहाँ पे लिख दूं V2 अपॉन I2, यहाँ पे लिख दूं V3 अपॉन I3। ठीक है, तो RT को क्या लिख सकता हूँ, अच्छा RT को भी लिख सकता हूँ VT, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट। अभी RT को ऐसे ही रखता हूँ। देखो, तो मैंने क्या बोला, करंट सब में सेम होता है, तो करंट क्या सब में सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन I प्लस V2 अपॉन I प्लस V3 अपॉन I को बाहर ले लें तो 1 अपॉन I इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरीके से डेरिवेशन भी देख लो भैया, कितना मस्त डेरिवेशन बता रहा हूँ, है ना। अब इस I को अगर इधर भेज दें, इस I को इधर भेज दें, तो RT इंटू I इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो R और I का रिलेशन क्या है, R और I का रिलेशन यहाँ देखो, ओम्स लॉ, IR, V इज इक्वल टू IR, तो इसको क्या बोल सकते हैं, VT। तो टोटल वोल्टेज इन द सर्किट इज V1 V2 V3। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जो वोल्टेज है अलग अलग होगा अलग अलग रजिस्टर में। ठीक है, ओहो यार, मुझे क्या लग रहा है कि शायद वीडियो छूट गया, मैं रिकॉर्ड शायद नहीं हो पाया। सो गाइज यहाँ तक तो आपको बताइए, पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं रिकॉर्ड हुआ है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मैं अनपॉज करना भूल गया था। सो आप देख सकते हो, मैं डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली होता है लेंथ के, इन्वर्सली होता है 1 अपॉन एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और जो रेजिस्टेंस होता है मटेरियल पे भी डिपेंड करता है।
तो इन दो फॉर्मूले की हेल्प से आर रेजिस्टेंस जो है एल अपॉन ए हो जाएगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब भी इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो एक हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो ये आ जाता है रो, इसे बोलते हैं रो। इस रो दैट इज अ टाइप ऑफ कांस्टेंट जो कि हेल्प किया है इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए। इस रो को ही हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। देयरफॉर आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर रेजिस्टिविटी की बात करा था, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो को एक तरफ कर देंगे तो ये ए आर अपॉन एल हो जाएगा। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, लेंथ की मीटर, तो ये कट गया तो ओम मीटर, ठीक है। पता नहीं ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं रिकॉर्ड हुआ है, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था मेटल और एलॉय में जो रेजिस्टिविटी की रेंज होती है वो इतना से इतना होती है, इंसुलेटर में इतना से इतना होती है। फिर मैंने बताया था कि एलॉय में हमेशा, क्योंकि एलॉय 2-3 मेटल से मिलकर बनती है, तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल मेटल, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। तो एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसलिए एलॉयज को हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटर्स वगैरह में यूज़ करते हैं लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था अगला टॉपिक जो हमारा था रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टेंस इन पैरेलल। इसमें कुछ मैंने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई, क्या क्या बताई कि अगर सीरीज में रजिस्टेंस कनेक्ट हैं तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तीनों रजिस्टर में बात करें तो पहले रजिस्टर में, दूसरे रजिस्टर में, तीसरे रजिस्टर में करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, वोल्टेज चेंज होता रहेगा बट करंट सेम रहेगा। वही अगर रजिस्टर हमारा पैरेलल कनेक्ट है तो यहाँ पे वोल्टेज तीनों में सेम होगा बट करंट बदलता रहेगा। तो ये 2 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने ये बताने चालू कर दिया, रेजिस्टेंस का डेरिवेशन चालू कर दिया कि भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। सीरीज में कोई चीज़ कनेक्ट है तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस R1 R2 R3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I भी कह सकते हैं। तो R1 की वैल्यू V1 अपॉन I1 हो जाएगा, तो V1 अपॉन I1, V2 अपॉन I2, V3 अपॉन I3। अब करेंट तो सेम होता है सीरीज में, तो करेंट सब सेम कर दिया, 1 अपॉन I को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा V1 प्लस V2 प्लस V3। I को मैंने इधर भेजा तो RT इंटू I, तो IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है V, तो इसे VT लिख दिया विच इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है, तो ये हमारा निकल कर आता है सीरीज से। तो आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद करना है गाइज। एक तो आपका ये जो फॉर्मूला है सीरीज में रेजिस्टेंस का किस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं सीरीज में, और सीरीज में किस तरीके से टोटल वोल्टेज निकालते हैं, ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल में किस तरीके से निकालते हैं। तो पैरेलल में गाइज, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए होता है 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 3 रेजिस्टेंस लगा है ना, R1 R2 R3 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। मान लो इसकी वैल्यू 1 अपॉन 10 आ गया, 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 आ गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 भी ऊपर जाएगा, 10 अपॉन 1 यानी टोटल रेजिस्टेंस इज 10 लाइक दिस, ठीक है। इसमें भी फिर वो चीज़ कर सकते हो जैसे मैंने इधर V किया, R1 R2 R3 को भी कर सकते हो, है ना। तो इसमें भी कर सकते हो लाइक 1 अपॉन RT इज इक्वल टू R1 को क्या लिख सकते हैं V1 अपॉन I1, तो I1 चला जाएगा ऊपर, V1 आ जाएगा नीचे, तो फिर से I2 ऊपर, V2 नीचे, I3 ऊपर, V3 नीचे। तो वोल्टेज क्या है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो 1 अपॉन V कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या I1 प्लस I2 प्लस I3। अब दिख रहा होगा, है ना, लाइक दिस। तो यहाँ से V को ऊपर भेज देंगे तो V अपॉन RT क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से आपका V अपॉन R क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V अपॉन R I, तो टोटल करंट कितना निकल जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अगर आपका पैरेलल में कनेक्ट हैं, कोई चीज़ रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो टोटल करंट कैसे निकालोगे, तीनों रजिस्टर में जो करंट है उनको प्लस कर दो, और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो 1 अपॉन में तीनों को प्लस करो लाइक दिस। तो ये 2 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, अगला हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन सीरीज सर्किट आपने दिखा सर्किट नहीं सर्किट, in series circuit when one component fails the circuit is broken and none of the component work। क्यों भाई, देखो सीरीज में चीजें ऐसी कनेक्ट होती हैं, है ना। मान लो बल्ब कनेक्ट है, बल्ब है सीरीज में,
इस तरीके से एक ही इसका प्लस वाला है और माइनस वाला फिर ऐसे ऐसे कनेक्ट है ना। तो इसमें से एक भी बल्ब अगर फ्यूज़ होता है तो ये कट जाएगा यहाँ से। अब ये कट जाएगा तो करंट यहाँ से यहाँ तो जाए, फर्दर में तो जाएगा ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो बाकी सब भी गए, खत्म। तो जो दीपावली में जो आप झालर वगैरह यूज़ करते हैं लाइट, उसमें एक बल्ब फ्यूज होता है तो पूरी खत्म, लाइक क्योंकि सब सीरीज में कनेक्ट होती है, इसलिए उसे सीरीज भी बोला जाता है ना। डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करेंट होते हैं, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज करेंट। क्योंकि देखो अलग अलग जो अप्लायंसेस होते हैं उनको अलग अलग करेंट चाहिए होता है। तो अगर उनकी कनेक्शन सीरीज में कर दोगे तो सीरीज में क्या होता है, करंट की वैल्यू तो सेम होती है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, क्योंकि देखो पैरेलली कनेक्ट होने से क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आती है। क्यों? क्योंकि अपॉन में है ना, तो अपॉन में चीज़ों को 1 से डिवाइड कर रहे हो। अब मान लो पहला रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 है, लेकिन 1/50 क्या होता है, 0 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस तो आपका कम ही निकलता है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में ये प्रॉब्लम आती है। फायदे भी हैं सबके अपने अपने। नाउ हीटिंग इफेक्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हीटिंग इफेक्ट गाइस, हीटिंग इफेक्ट को कैसे समझें, हमारा अगला टॉपिक है। तो हीटिंग इफेक्ट देख सकते हो, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव the source of energy continuously get dissipated entirely in the form of heat. This is known as heating effect of the electric current. ठीक है, जैसे मैं अगर आपको कंडक्टर बनाऊं, ये कंडक्टर आ गया और मैंने लगा दिया इसमें बैटरी, तो मैं क्या बोलता था कि भाई करंट इसमें फ्लो हो रहा है लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। तो कुछ माइंड में तो आया होगा ना सर, तो फिर आ रहा है सब बैटरी में, तो बैटरी फिर डाउन क्यों होती है सर, है ना, बैटरी डाउन क्यों होती है? क्योंकि कंडक्टर में हम इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है फिर कंडक्टर में जा रहा है और फिर वापस आ जा रहा है, तो फिर बैटरी डाउन क्यों हो रही है सर? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, विच बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। रेजिस्टेंस वर्ड यूज़ नहीं करूँगा कि आप गलत रेजिस्टेंस समझ लोगे, तो अभी मैं थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ चलता हूँ, मैं वर्ड यूज़ करता हूँ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ हीट। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करती हैं वायर्स में, ठीक है, जब वायर्स में मूव करती है तो हर वायर की रेजिस्टेंस होती है, तो वायर की रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा तो दिक्कत होता होगा इनको ट्रैवलिंग में, तो इस दिक्कत की वजह से क्या करते हैं, अपनी हीट रिलीज़ करते हैं। तो जो हीट रिलीज़ हो रहा है, तो यहाँ से 100% मान लीजिए निकला इलेक्ट्रॉन, यहाँ आते आते फिर 90% अंदर घुसा, तो 90% जब यहाँ से निकला तो 80% अंदर आया वापस, फिर 80 इस तरीके से करते 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 बैटरी हो जाती है डाउन। ठीक है, तो यही तो है, बिकॉज तो ऐसा जब होता है, हीटर को देख सकते हो, हीटिंग इफेक्ट, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी देने की वजह से करंट को फ्लो होने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो जो हीट का फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा, हीट इज इक्वल टू I² RT। यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वेयर I इज करेंट इन दैट सर्किट, R इज रेजिस्टेंस ऑफ दैट हीटर कॉइल, और T कितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ये प्रोड्यूस कर रहा है, दैट T इज द टेम्परेचर। ठीक है, इट्स नॉट अ टेम्परेचर, इट्स अ टाइम। ठीक है, I² RT, I इज करेंट, R इज रेजिस्टेंस एंड T इज टाइम। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट इसका डेरिवेशन भी बता दूं क्या? चलो बता देता हूँ इसका डेरिवेशन किस तरीके से निकला है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन किस तरीके से निकाला जाता है, हीट कैसे किसी का वायर का निकालते हैं, इसकी डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ज़्यादातर नहीं पूछते हैं, बट कभी कभी रिलेशन पूछ देता है, तो ये रिलेशन क्योंकि सिलेबस में भी लिखा है तो अपन पढ़ेंगे। देखो एक चीज़ बताओ, पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। तो यहां से एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर का एक और फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करेंट। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, V इंटू I भी होता है। तो पावर का दो फॉर्मूला मैंने बताया, एक वर्क के टर्म में, एक आपको वोल्टेज और करंट के टर्म में, तो याद रखना। तो पावर की जगह पे मैं V इंटू I पुट कर दूं, और ये टाइम तो हमारा है ही। ठीक है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, है ना। तो यहाँ पे V की जगह पे I पुट कर दूं, R पुट कर दूं, ये I एक है ही, ये टाइम है ही, तो ये I जो है ये I² हो जाएगा
into R into T, and this energy is react with time, with current, with resistance change to heat. हीट भी तो एनर्जी है। तो इस तरीके से H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हीट का फॉर्मूला निकल गया आपका, हीट एनर्जी, दैट इज हीट एनर्जी। ठीक है, इसका डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन है गाइस, बट ये वन शॉट वीडियो में बना रहा हूं तो ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा। डिटेल वाली जो मैं वीडियोस बनाऊंगा ना, तो इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, सब बताऊंगा। अभी तो मैं बोल दिया कि पावर ये याद कर लो, ठीक है, पावर का ये फॉर्मूला याद कर लो, फिर यूज़ कर लो इसमें, है ना। बट इसके पीछे का जो डिटेल, कहाँ से इन्होंने कैसे करके क्या किया, ये अपन डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, वन शॉट वीडियो में नहीं करेंगे। ओके, तो ये हो गया ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करेंट, हीटिंग इफेक्ट, जो फॉर्मूला निकला है बिकॉज ऑफ जूल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ लॉज बताया, उस लॉज की हेल्प से भी वो निकाल सकते हो आप। कैसे? जूल्स लॉ का कहना है कि इट स्टेट्स दैट जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी रजिस्टर में, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करेंट के। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट के स्क्वायर का, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करेंट, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग। जूल्स लॉ के सेकंड लाइन कहते हैं कि इट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर, नॉट गिवन करंट एट गिवन कंडक्टर। ठीक है, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑल्सो कहते हैं कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, तो हीट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, टाइम, और इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जूल्स लॉ से भी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इसका थोड़ा सा लेंदी मेथड भी है, बट लाइक दैट आप इतना भी लिख कर दे हो तो बहुत है। ठीक है, नाउ अब हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज। कुछ जगह तो हीटिंग आपको चाहिए, तो यहाँ पे तो आप हीटिंग अच्छा होता है, बट कुछ जगहों पे हीटिंग इफेक्ट बहुत खराब होता है। लाइक आपके कंप्यूटर में हीट ज़्यादा हो गया तो उड़ गया, कंप्यूटर मॉनिटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर में हीट ज़्यादा हो गया तो दिक्कत आ जाएगा। तो कहीं पे हीट हमें चाहिए, कहीं पे हीट एज अ पॉन्स जैसे काम करता है। ठीक है, तो हीट का पॉन्स कॉन्स दोनों हैं। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ लास्ट टॉपिक है, खत्म ही होने वाला है हमारा चैप्टर। इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स हीट एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। आपको पता था ये बात? आपको पता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो एनर्जी हम देते हैं, उस एनर्जी का जो उस एनर्जी से आपको लगता है कि लाइट मिलता है ना। आप लाइट अपना बल्ब जला रहे हो तो उस बल्ब से आपको लगता है लाइट मिल रहा है ना। बट जो एनर्जी खत्म हो रही है, जो बिजली बिल आपके घर में आ रहा है, तो आप सोचते हो यार बल्ब जल रहा है इसलिए बिजली बिल आ रहा है, लाइट ज़्यादा लाइट आ रही है इसलिए, है ना। तो है तो कुछ ऐसा, जो लाइट निकल रही है आपके बल्ब से, आप अगर 100% एनर्जी दे रहे हो ना गाइस, 100% अगर इस बल्ब में एनर्जी दे रहे हो तो 20% ही लाइट के फॉर्म में निकलता है। बाकी के जो 80% है ना गाइस, वो हीट के फॉर्म में निकलता है। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो ये चीज जरूर याद रखना। नाउ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंजस्टन। टंजस्टन एक एलॉय होता है, उससे बना होता है ये फिलामेंट्स। ठीक है, बाकी कॉपर और इससे बना रहा तो क्या हो जाएगा, हल्का सा इलेक्ट्रिसिटी इसमें आया, हीट हुआ और कॉपर और ये क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो ऐसे एलॉय यूज करते हैं हीटिंग वाले प्लेस पे, लाइक टंजस्टन बल्ब वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, और क्या बताया था मैं, एक और हीटर के कॉइल में नाइक्रोम जैसे यूज करते हैं। ठीक है, नाउ क्यों यूज करते हैं टंजस्टन फिलामेंट एज ए बल्ब? बिकॉज इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे आसानी से मेल्ट नहीं होता है, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होता है, होता तो है, तभी तो बल्ब फ्यूज होता है ना, होता तो है बट जल्दी नहीं होता है। इट इज़ हाई मेल्टिंग, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना तक एनर्जी देते जाओ, हीट हो जाता, कुछ नहीं होगा। द बल्ब आर फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन और आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। क्यों हम बल्ब के अंदर नाइट्रोजन, आर्गन जैसे गैसेस हम डाल के रखते हैं? क्यों? ताकि इसके जो रजिस्टिंग है, इसको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है, जो लाइट को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लाइट को थोड़ा सा एक्सपेंड भी करता है। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी को भी बढ़ाता है, फिलामेंट को थोड़ा ठंडा भी रखता है, और
कोरोजन रिलेटेड और भी ये सब चीज़ें जो हैं उससे बचाता है, ठीक है, लाइक दैट। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, घर में ऐसा फ्यूज़ जरूर देखे होगे आप, ठीक है। आप देखो ध्यान से, ये तो आप देखे होगे कहाँ पे, छोटे छोटे जो वो घर में जो एक पावर कनेक्शन नहीं आता, इस तरीके से बटन होता है, खूब सारे प्लग्स होते हैं, है ना, लाइक दिस। तो उसमें देखोगे यहाँ पे लगा रहता है इस तरीके का फ्यूज़, है ना। और भी टीवी वगैरह में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं उसमें भी इस तरीके का फ्यूज़। और घर के अंदर देखोगे हैवी फ्यूज़, ठीक है, हैवी फ्यूज़ घर में इस तरीके का फ्यूज़ पुराने ज़माने में आप जरूर देखे होगे अपने घर में। अब तो थोड़ा सा MCB टाइप की चीज़ें आने लगी है। तो क्या यूज़ करता है फ्यूज़, इट इज़ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज़ को हम लोग सेफ्टी डिवाइस भी कहते हैं, दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, ठीक है ना। ओवरलोडिंग से क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मान लीजिए आपका ये घर है, आपका ये प्यारा सा होम है, ठीक है, इसमें आप खूब सारे अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं। अब ये आपका पोल है, यहाँ से करंट आपके यहाँ आ रहा है। फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट सर्किट की वजह से या कुछ हुआ कि आपके में ज़्यादा करंट या ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो आपके अप्लायंस तो उड़ जाएंगे, है ना। तो हम इसीलिए यहाँ पे फ्यूज़ लगाते हैं, मीटर अपना जो घर के अंदर एक फ्यूज़ लगाते हैं। वो फ्यूज़ को ध्यान से देखो गाइज, ये जो फ्यूज़ है ना इसमें एक पतला सा इस तरीके से वायर होता है, क्लियर है, बहुत पतला वायर होता है, कम रेजिस्टेंस का, जितना रहता है घर एम्पियर के अकॉर्डिंग। अब जितना आप इतना रहता है कि आपके घर के इक्विपमेंट चल सकें। अब इससे ज़्यादा अगर पावर आता है तो ये क्या फ्यूज़ हो जाता है, मेल्ट, और ये टूट जाता है। तो ये टूटा तो कनेक्शन टूटा, तो आपके घर में जो भी चीज़ें हैं बच जाएंगे। पहले क्या उड़ेगा, पहले फ्यूज़ ही उड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टीन और एलॉय और कॉपर टीन से बना रहता है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है। अपने घर के जो प्लस लाइव वायर रहता है उसमें सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तभी तो वो टूटेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट टूटेगा ही नहीं फ्यूज, तो अंदर अप्लायंस खराब होंगे। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन द अप्लायंसेस, ठीक है, इसलिए ज़्यादा करंट इसमें ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू घर में जो अप्लायंसेस है वह वोल्टेज में चेंजेस, ठीक है। फिर आगे डिस्कस कर लें पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। फिर देखो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंज्यूम्ड, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का रेट बोल दिया तो पावर, ठीक है, दैट इज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का ना रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंज्यूम्ड, ओके, तो एनर्जी अपॉन टाइम, यही तो हुआ है हमारा पावर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ गाइज, देखो पावर अपने में ही एक पूरा चैप्टर है, क्लियर है। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं छोटा सा ही 10th क्लास में पढ़ना है, ट्रेलर जस्ट है, बट ये अपने में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल देकर आपको ये छोड़कर जाऊंगा ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, बट एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा जिससे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सो अभी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि पर सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, वही तो है रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, या ठीक है, तो पर सेकेंड या पर टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम हो रहा है, दैट इज नोन एज पावर, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू ई अपॉन टी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने लिखा है पावर इज इक्वल टू वी आई, है ना, तो पावर इज इक्वल टू ई अपॉन टी कैसे हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था, ठीक है, पावर की हेल्प से, पावर के जो फॉर्मूले थे उसकी हेल्प से मैंने हीट निकाला था, हीट का फॉर्मूला निकाला था ना। अगर रिवर्स में जाएं तो देखो पावर इज इक्वल टू क्या बताया था मैं, एनर्जी अपॉन टाइम, अकॉर्डिंग टू पावर का जो हमारा थ्योरम है, सॉरी डेफिनेशन है। अब देखो एनर्जी क्या है भाई, एनर्जी दैट इज हीट, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ एनर्जी इट इज ए फॉर्म ऑफ, इन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इट इज ए फॉर्म ऑफ हीट, है ना। सो what is that formula, I square R और T, I square R T, है ना, अपॉन ये T, तो T से T कैंसिल हो गया, पावर की वैल्यू आ गई I स्क्वायर R, तो ये हो गया I इंटू R। और ओम्स लॉ की हेल्प लें तो ओम्स लॉ की अगर यहाँ पे हेल्प लें गाइस तो I इज इक्वल टू ओम्स लॉ में क्या हो जाता है V अपॉन R, तो इस I की जगह पे अगर V अपॉन R पुट कर दें इंटू एक आई रहने दें और ये R, तो ये R से R कट गया, पावर की वैल्यू आ गई क्या, V अपॉन आई, पावर इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पावर का फॉर्मूला बन के एक नया फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू V यानी वोल्टेज
आई इंटू करेंट, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, पावर का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाती है, जूल, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड क्या होता है, जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट, वॉट होता है, ठीक है। तो 1 वाट में अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर करेंट होते हैं। क्लियर हो गया ना। नाउ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक, किलोवाट आवर हम यूज करते हैं। घर में बोलते हैं कितना किलोवाट आवर खर्चा हो गया, किलोवाट एनर्जी किलोवाट पर घंटे, है ना, किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरीके से यूनिट करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है, याद रखना। और 1 किलोवाट को ही 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। तो आप अपने घर में बोलते हो ना, मीटर देखते हो तो मीटर आपका यूनिट में चलता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इस तरीके से मीटर चलता है। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट का मतलब क्या है, 1 यूनिट का मतलब होता है गाइज 1 किलोवाट आवर, यानी 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल एनर्जी आपने खत्म कर दिया है 1 घंटे में। आपके घर में ऐसे अप्लायंसेस हैं जो 1 घंटे में इतना एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तब जाकर आपका 1 यूनिट मीटर चलेगा। और 1 यूनिट की 8 रुपए 10 रुपए जो भी पैसा सरकार लेती है वो हम देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एक एग्जाम्पल, लास्ट में हमारी वीडियो हो चुकी है यहाँ पे खत्म गाइज, ठीक है, वीडियो हो चुका है हमारा यहाँ। पता नहीं क्यों मेरा फोटो ही अटक जाता है यार, वीडियो ही अटक जाता है ना, और भी गलत गलत पोस्ट देते हुए, ठीक है। लास्ट में मैं आपको ये एंड हो रहा है तो इसमें एक चीज़ और मैं पढ़ाते हुए जाऊँगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास 2 बल्ब हैं, ठीक है, 2 बल्ब हैं, एक ये हो गया, ये बल्ब जैसे दिख तो नहीं रहा है बट एज्यूम कर लो ये 2 बल्ब हैं हमारे, ठीक है, 2 बल्ब हैं। तो ये दोनों, ये जो बल्ब है ये भी 200 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी जो बल्ब है 200 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बट दोनों की जो लाइट की इंटेंसिटी है क्या सेम होगी, लाइट की इंटेंसिटी क्या सेम होगी। तो आप कह सकते हो, कुछ बच्चे इसको देखेंगे भाई जितना ये, क्योंकि हीट जो प्रोड्यूस कर रहा है फिलामेंट, बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है जितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही तो लाइट प्रोड्यूस करेगा। कुछ बच्चे ये चीज़ जरूर सोच रहे होंगे बट ये गलत हो जाएगा, ये चीज़ गलत हो जाएगा। कैसे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पावर समझना पड़ेगा कि पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। ओके, पावर से कैसे रिलेशन बनेगा, जिस बल्ब की जितना ज़्यादा पावर होगा वो बल्ब उतना लाइट इमिट करेगा, कि उतना कंज्यूम करेगी एनर्जी, उतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, हीट तो निकल रहा है। क्योंकि देखो ये भी मान लो ये 100% हीट एब्जॉर्व कर रहा है, जिसमें से 80% ये हीट के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, 20% लाइट के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये 200 जूल इसकी भी है, इसका भी 200 जूल है, तो ये भी 80 क्या नाम है, ये भी 100% एनर्जी ले रहा है। 100% एनर्जी ले तो रहा है बट क्या पता इसकी जो ये हीट है ये 50% ही निकल रही हो, बाकी की 50% लाइट निकल रही हो, क्या पता, हो सकता है ना ऐसा हो। तो ये चीज़ किस पे डिपेंड, ये पावर कंज्यूम, क्योंकि ये बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, ये बल्ब ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, ये बल्ब कम पावर कंज्यूम कर रहा है। तो पावर कम कंज्यूम कर रहा है बट हीट उतना ही दे रहा है तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी है, कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज जल रहा है, ये हम पावर की हेल्प से बता पाएंगे, VI की हेल्प से, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो पता होना चाहिए कि भाई दोनों में करंट कितना फ्लो हो रहा है, दोनों में करंट कितना फ्लो हो रहा है, दोनों की वोल्टेज क्या है। अगर ये हमको पता है, हम यूज़ करेंगे तो हमें दोनों बल्ब की पावर निकल जाएगा, और पावर निकल गया तो हम बता देंगे कि भाई कौन सा बल्ब ज़्यादा इमिट कर रहा है, ज़्यादा जिसकी पावर होगी ज़्यादा वो लाइट इमिट कर रहा होगा, है ना। क्लियर। सो गाइज, इलेक्ट्रिसिटी एंड करेंट पूरा चैप्टर मैंने 1 घंटा 20 मिनट के आसपास में सब कुछ बता दिया। कोशिश किया था इसको मैं कम टाइम में बनाऊं, बट कुछ चीज़ें होती है गाइस, अब यार फ्लो में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मन नहीं करता यार कुछ चीज़ों को मैं स्किप कर दूं, है ना। बट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें था गाइस मैंने इस वीडियो में पूरा कवर किया है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जो मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। इस चैप्टर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में ज़्यादा है। MCQs में बताऊँगा, 15-20 MCQ की प्रैक्टिस करवाऊंगा जिसकी इस साल की बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्लियर है, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक थ्योरेटिकल वीडियो था जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस किया और आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा।
अभी भी दिक्कत है तो आप हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। अगर आपको हमारे ये नोट्स चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.edugrown.in से नीचे जा रहा होगा, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।